हमें देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लिया था अलग अलग रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने होमोजीनियस गैसियस फेज रिएक्शंस को कवर कर लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। जो अपने सेकंड टाइप की रिएक्शंस हैं वो जाएंगे आपके पास हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। तो अगर आप हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को देखें तो इनमें भी आपको मेनली गैसियस फेज रिएक्शंस ही मिलेंगी। जैसे CaCO3 सॉलिड है, बताओ CaCO3 सॉलिड टूटकर क्या बनाता है? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये एक हेट्रोजीनियस गैसियस फेज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बताओ? क्योंकि ये गैसियस फेज है तो इसके लिए हम Kp भी लिख सकते हैं। और तो अगर हम यहां पर Kp लिखेंगे तो बताओ Kp किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ CO2 के। अगर हम Kc लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपसे लास्ट क्लास कहा था कि प्योर सॉलिड्स के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट होता है और उसको हम लेकर कितना चलते हैं? 1। तो 1 क्यों लेकर चलते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो बनेगा एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 है। अब देखो ये सॉलिड, इसका एक्टिव मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये सॉलिड, इसका एक्टिव मास भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम खुद भी क्या होता है? कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज। तो एक गिवन टेम्परेचर पर अगर मैं इसको और इनको सबको एक साथ भेज दूं तो देखो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, बताओ क्या बन जाएगा? एक नया कांस्टेंट। तो वो जो नया कांस्टेंट बना उसको हमने नाम दे दिया Kc। और वो जो Kc है वो सिंपली किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो बेसिकली हम करते क्या है, पहला हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसके अंदर इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगर आप इनको लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखो तो भी कोई फर्क। इसलिए अब हम जब आज के बाद जब भी लिखते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि हमने सॉलिड के एक्टिव मास को कितना ले लिया है? 1। जबकि एक्चुअली उनका जो भी अमाउंट या जो भी कंसंट्रेशन होती है वो किसके अंदर इंक्लूडेड होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूडेड होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के एक्टिव मास कांस्टेंट होते हैं और हम उन्हें कितना लेकर चलते हैं? यूनिटी लेकर चलते हैं। ऐसी और भी कई रिएक्शंस आपको दिखेंगी। जैसे मान लो आपके पास एक ये रिएक्शन है NH4Cl सॉलिड, इसको हीट करो तो हीट करने पर ये क्या बनाता है? NH3 गैस प्लस HCl गैस। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप Kp लिखें तो बताओ क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ HCl। या फिर अगर आप Kc लिखो तो वो क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ। बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना होगा? देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, सॉलिड को तो काउंट नहीं करना है। बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना होगा? है ना, 1 + 0 - 0 दैट इज कितना होगा? थर्ड जो आपके पास रिएक्शंस आती हैं, थर्ड टाइप की रिएक्शंस, तो इनके अंदर क्या होता है? ये एक स्पेशल केस बनता है कि व्हेन अ लिक्विड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इट्स एक्टिव मास और कंसंट्रेशन remain constant and is taken as unity. क्यों? As solvent is in excess। भाई सॉल्वेंट हमेशा क्या रहता है? एक्सेस में रहता है। तो सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं वो एक्सेस में है तो उसका थोड़ा बहुत अमाउंट काम में आ भी गया तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक लिक्विड सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहती है? कांस्टेंट। और उसके एक्टिव मास को हम कितना लेकर चलते हैं? 1। जैसे हमने सॉलिड के लिए 1 लिया, एग्जैक्टली उसी तरह हम क्या करते हैं? वो लिक्विड जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है उसके लिए एक्टिव मास को कितना लेकर चलते हैं? 1। तो ये आपके समझने की चीज है। बाकी फिर ऑब्जर्वेशन से आप इसको याद तो रख ही लोगे, बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं आपके सामने बात करूं, एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COOC2H5 एक्वस प्लस
H2O लिक्विड। यहां पे आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो इनकी रिएक्शन से आपको मिलता है एक तो एसिड CH3COOH एक्वस, प्लस साथ में आपको क्या मिलता है C2H5OH एक्वस। ठीक है, और ऐसी एक और रिएक्शन है, उसे मैं यहां लिख रहा हूं कि CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O liquid gives what? CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid। सही। अब आप मुझे बस इतना बता दो, इन दोनों रिएक्शंस में से पानी कहां पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है? इसमें। क्यों भाई? एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब क्या है? पानी में सॉल्यूशन, यानी यहां पे सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। तो बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना। तो अगर एक्वस लिखा हुआ है दैट मींस वाटर यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। और बताओ यहां पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, प्योर एस्टर लिया आपने। यहां पे तो आपने एस्टर का पानी में सॉल्यूशन लिया है, जबकि यहां पर आपने क्या लिया है? प्योर एस्टर। ये क्या है? प्योर वाटर। तो यहां पर वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो जहां सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है वहां तो उसका एक्टिव मास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, फिक्स रहने वाला है 1। तो देखो, अगर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो Kc, तो बताओ वो क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH अपॉन क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। सही है। वहीं अगर आप इस रिएक्शन के लिए अगर आप Kc लिखें, बताओ Kc क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो वहां आप H2O कंसिडर नहीं करोगे, लेकिन यहां करना पड़ेगा। तो लॉजिक अब सिंपल सी बात है, जब सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में हो तो आप किसी को भी नेग्लेक्ट, आपको हर एक की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। जब बाकी सारे एक्वस हो और वाटर लिक्विड फॉर्म में हो तो फिर आप वाटर का एक्टिव मास कंसिडर नहीं करोगे। बोलो समझ में आता है? तो बस ये आपके पास एक और है केस जहां पर आपको लिक्विड का एक्टिव मास कहां 1 कंसिडर करना है और कहां नहीं, वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। चलिए, इसी में एक और छोटा सा केस और कवर कर लेते हैं, जो आपके अभी तो नहीं, आगे आप चल के एक चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें काम में आता है। दैट इज व्हेन बोथ एक्वस एंड गैसियस स्पीसीज आर इन्वॉल्व्ड। तो जब एक्वस और गैसियस दोनों तरह के स्पीसी इन्वॉल्व हो, जैसे आपके सामने ये रिएक्शन है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 4NH3 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिला CuNH3 होल 4 2 प्लस एक्वस। तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए Kc लिखो तो देखो, अब यहां पर Kc नहीं सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो देखो यहाँ एक्वस स्पीसी भी है और यहाँ पर गैसियस स्पीसी भी। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं KPC। क्या लिखते हैं? KPC का मतलब क्या है? गैस के लिए उसका प्रेशर और एक्वस के लिए उसका कंसंट्रेशन। तो आप क्या लिखोगे इसका? कंसंट्रेशन ऑफ CuNH3 होल 4 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इनटू प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 4। इस तरह से आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। सही है। तो एक तो आपको अलग अलग रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। चलिए, इसी के बाद आगे चलते हैं और डिराइव करते हैं एक रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर गैसियस रिएक्शंस। क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि गैसियस रिएक्शंस के लिए हम Kp भी लिख सकते हैं और Kc भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी डिराइव करके देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है N1A गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद सम प्रोडक्ट्स N2B गैस।
अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखूं तो बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ गैस B टू द पावर N2 अपॉन प्रेशर ऑफ गैस A टू द पावर, बहुत ही आसान है ना। अब आप सभी जानते हो गैसेस के लिए P इज इक्वल्स टू क्या बनता है, CRT, ड्राइव किया था हमने। इस वैल्यू को यहां रखो तो बताओ प्रेशर ऑफ B की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT टू द पावर N2, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT टू द पावर N1। बोलो होगा? देखो RT वाले टर्म को ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा CB टू द पावर N2 अपॉन CB टू द पावर N1, CA सॉरी, और RT टू द पावर N2 माइनस N। ध्यान से देखो, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बताओ ये वैल्यू क्या बन गई, डेल्टा Ng बन गई। और बताओ ये चीज क्या बन गई, Kc। इसीलिए आप यहां से सिंपली क्या बोल सकते हो कि इस रिएक्शन के लिए Kp इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। और ये डेल्टा Ng जिसे मैं आपको लास्ट क्लास मिलवा ही चुका हूं। सही है। मेन चीज है R, तो आप ये ध्यान रखना R की वैल्यू आप जनरली कौन सी यूज करते हो, 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन, या फिर आप चाहो तो इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी लिखते हैं। तो ये वैल्यू आप तब यूज करोगे जब Kp की यूनिट किस में दी गई होगी, ATM में। किस में दी गई होगी? तो ये इसका पॉइंट है R की, जब भी आपको वैल्यू यूज करनी है प्रेशर किस में होना चाहिए, ATM में होना चाहिए। बोलो कर सकते हैं। तो इनके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कई बार आपको Kp को किसी से कंपेयर भी करना होता है, कई बार आपको Kp Kc में रिलेशन लिखना होता है, वैल्यूज से भी खेलना होता है। तो हम लोग सीखेंगे सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है NH2COO NH4 गैस, और ये डिसोसिएट होकर बना रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा Ng है ना। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng निकालो, कितना होगा, 2 + 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। एक तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, Kp इक्वल टू Kc इंटू रिलेशन वाले। एक वैल्यूज वाले आते हैं, उनको हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, आपको सिखाऊंगा कि कैसे उनके साथ हम लोग डील करते हैं। बट उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये तो आपने देख ही लिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। लेकिन कई बार अगर आपने एक लिखी हुई रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल दिया तो भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, चेंज। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार सब बताता हूँ, फिर एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा सब कुछ, है ना। मान लो आपके पास कोई रिएक्शन थी A + B विच इज इन इक्विलिब्रियम विद C, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, क्या कर दो, तो जैसे आपने इसको उल्टा किया C goes to A + B। अब आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनता, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन। मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो कुछ K' हो गया, बताओ K' क्या बनता, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B अपॉन C। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, K' क्या है, 1/K1 के बराबर। दैट मीन्स अगर आपने एक रिएक्शन को उल्टा लिख दिया तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी। K की जगह क्या हो जाएगा, वो 1/K। सिमिलरली अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2A + 2B गिव्स 2C, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, K1²। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर K की पावर में चला जाता है। कहां चला जाता है, K की पावर में। मान लो आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हाफ से मल्टीप्लाई करना, ये की तो बात है। तो बताओ अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ये लिखा जाए 1/2A + 1/2B गिव्स 1/2C, बताओ क्या बन जाएगा, K1 टू द पावर हाफ यानी √K1। तो अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर K की पावर पे चला जाता है। ओके, अगर आपके पास कोई दो रिएक्शन है A + B गिव्स C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और C + D गिव्स E, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है,
और अगर आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, देखो ऐड करोगे तो C से C कैंसिल, बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, A प्लस बी प्लस डी गिव्स E। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनकी K वैल्यूज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो K वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। देखें, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड इट्स K वैल्यू विल गेट, K वैल्यू मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर दैट नंबर गोज टू द पावर ऑफ K। Similarly, if two reactions are added or subtracted together, their K values will get multiplied or divided। ये हमको याद रखने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल सी बात है, वैसे अपने आप ही यूज करते कर देता है। अब इस पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे रिएक्शंस दे देगा, उन सबको जोड़कर तोड़कर मरोड़कर आपको एक नई रिएक्शन बनानी होती है। तो देखें ये क्वेश्चन, ये इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको इन सारे रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी है और उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू बतानी है। बताओ, हो गया? बताओ। K3 क्यूब डिवाइड बाय K। चलिए देखें क्या करना होता है इनमें आपको कभी भी रैंडम नहीं चलना होता। तो जो रिएक्शन बनानी है हमें उस पे फोकस करना चाहिए। तो देखो जो रिएक्शन बनानी है उसमें NH3 लेफ्ट साइड है, NO और H2O राइट साइड। तो देखो NH3 यहाँ पर कहाँ है, राइट साइड, जबकि मुझे कहाँ चाहिए। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा, उल्टा करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगी, 2NH3 गिव्स व्हाट, N2 प्लस 3H2। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा होके 1/K1 बन जाएगा। सेकंड क्या है, N2 प्लस O2, इनकी रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, 2N। तो इसको हमने कुछ नहीं किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और K2 रहेगा। फिर देखो मुझे यहाँ चाहिए 3H2O, जबकि यहाँ एक ही H2 है। तो इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2O। मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा, K3 टू द पावर 3। अब देखो जैसे हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 3H2 से 3H2 गया, N2 से N2 गया, नेट रिएक्शन हो गई 2NH3 प्लस 3/2 प्लस 1 5/2 O2 गिव्स व्हाट, 2NO प्लस 3H2। तो क्योंकि ये वाली रिएक्शन सबको ऐड करने से आ रही है, इसलिए सब मल्टीप्लाई होंगे K2 इंटू K3 क्यूब अपॉन K। कर सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जहां पर आपको अलग अलग रिएक्शंस को क्लब करके एक नई रिएक्शन बनानी होगी और उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, राइट एक्सप्रेशन फॉर Kp, Kc एंड Kpc विच एवर इज एप्लीकेबल। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp लिख सकते हैं या Kc, दोनों गैसियस रिएक्शन है। बताओ इसका डेल्टा Ng कितना होगा। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर 3 अपॉन प्रेशर ऑफ O3 टू द पावर 2। ऐसे ही Kc भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं ना। ये एक हेट्रोजीनियस गैसियस फेज रिएक्शन है। तो बताओ Kp किसके इक्वल बनेगा, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2। तो सॉलिड है, बाहर में गया, इससे तो मान। बताओ ये रिएक्शन के लिए एक्वस हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, Kc। इसके लिए Kp का मतलब ही नहीं है, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर। सही है। इसके लिए Kpc। एक्चुअली यहां पर साथ में H2 लिक्विड भी ऐड कर देना। ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे लिखी जानी चाहिए, सिर्फ HCl गैस से नहीं होगा। HCl गैस प्लस H2O लिक्विड, उससे आपको क्या मिलेगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। अब देखो ये एक्वस लिखा हुआ है ना, बताओ ये वाटर किसकी तरह काम कर रहा है। तो बताओ इसका एक्टिव मास
तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो KPC लिखेंगे, बताओ KPC क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन प्रेशर ऑफ HCl गैस। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। ये देखो 2H प्लस एक्वस प्लस Zn सॉलिड गिव्स H2 गैस प्लस Zn2 प्लस। ये सॉलिड को तो भूल जाओ, गैस एक्वस, फिर से क्या लिखेंगे, KPC। क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। इसके लिए KC सॉलिड को काउंट, इसके लिए क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO32 माइनस। बताओ वाटर कंसिडर करूं या नहीं? एक्वस लिखा है ना, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, इसका एक्टिव मास कंसीडर। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। है ना, आपको रिएक्शन बनानी है। देखो दिख रहा है साफ साफ 2H2, H2 प्लस 2H2 दोनों को ऐड कर दो तो CH4, CO से CO कैंसिल, CH4 प्लस 2H2O गिव CO2 प्लस 4, दिस इनटू दिस, आंसर आ गया C। कर सकते हैं? क्वेश्चन तो 100% सही है। ये तीन अलग अलग पार्ट हैं, ऑप्शंस नहीं। N2 कहाँ जाएगा, ये रहा ना N2। बिल्कुल, वेरी गुड। देखें फर्स्ट इस आपको तो ना कि जो दी सारी रिएक्शन यूज करनी है। देखो ये रिएक्शन NOBr2 NOBr, NOBr2 NOBr, इसको इंटू 2 कर दो, इंटू 2 करते इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। ये रिएक्शन चाहो तो इसी को 4 से डिवाइड करके उल्टा कर दो, या फिर इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करो और क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो जैसे ही डिवाइड बाय 2 करोगे 4 टू द पावर हाफ और रिवर्स करोगे तो 1 अपॉन 1/2 कितना हो जाता है, 0.5। तीसरी ये रिएक्शन N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 तो लेफ्ट राइट में, तो लेफ्ट में चाहिए, इसको उल्टा करो। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर 20। और 2NOBr चाहिए, देखो 2NOBr ही है। तो अगली रिएक्शन क्या है, 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr, ये 4, दोनों को ऐड करो, NO से NO कैंसिल, नेट रिएक्शन N2 प्लस O2 प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। बताओ इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कितना हो गया, 10 टू द पावर -2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 4 से 4 का। बी के भाई जब दोनों बराबर हो गए उसके बाद एकदम से जंप कैसे मार गए, योगा थोड़ी कर रहे हैं कोई, है ना? नहीं हो सकता। ये सिर्फ तब हो सकता है आपने एकदम से कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज किया, एकदम से फॉरवर्ड एक्शन रेट बढ़ गई और फिर कम हो गई और फिर मैक्सिमम में जाके नीचे क्यों आई। उसके बाद क्या जाता है, इक्विलिब्रियम। बोला ना इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा हो सकता था, ऐसा ही हो सकता है, थोड़ी हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो कब हो सकता है, जब यहां पर क्या होती, कंसंट्रेशन हो।
इसमें मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन पे मत जाएं, ऐसे बताएं मुझे सीधा। केपी और केसी में रिलेशन लिखना है आपको। सी माइनस में कुछ नहीं करना, केपी केसी में निकालना, डेल्टा एनजी निकालना। तो क्या लिखे हुए कंफ्यूज होते हैं बस। बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो बी से बी कैंसिल, तो बन जाएगा आर टी टू द पावर सी माइनस, ये लिख लो, है ना। बहुत आसान है। आपको केसी नहीं लिखना तो केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 इनटू, बताओ इसकी यूनिट मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर और ये भी मोल, ये तो कैंसिल, ये ऊपर आके लीटर पर मोल। सी ऑप्शन आपका आंसर सही है। ये बताओ सोच के। चलिए, कह रहा है सिंथेसिस ऑफ NH3 फ्रॉम द हेबर्स प्रोसेस स्टार्टिंग विद स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, मतलब 1 मोल इसका और 3 मोल इसका। ठीक है, देखो कहां कहां पर नाइट्रोजन 1 और 3 से शुरू हो रहे हैं, सभी जगह हो रहे हैं ए वाले में। अब देखो N2 रिएक्टेंट है, H2 भी रिएक्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो, जब ये रिएक्ट करेगा तो मान लो इसके 1 में से गया X, तो उसके 3 में से कितना जाए, यानी जब N2 X खर्च हो रहा है तो H2 3X खर्च हो रहा है, तो N2 में जितना डिक्रीज होगा H2 का डिक्रीज उससे 3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, NH3 की इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ तो गलत हो गया, प्रोडक्ट तो 0 से शुरू होगा, 2 से कहां शुरू हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से एक सही है। हाँ, अब इसमें देखो N2 ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, N2 3 से शुरू हो रहा है, जबकि N2 तो शुरू कहां से होना है, 1 से। तो देखो जितना N2 डिक्रीज हुआ उसका 3 गुना कौन डिक्रीज हुआ, H2, इसलिए ये ग्राफ आपका सही है। तो ये ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आने चाहिए, कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, देखो यहां फिक्स हो गया ये, तो ये B की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है और ये A की इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन के लिए Kc क्या बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ B होल स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A, तो वैल्यू आ जाएगी 1.6, तो ग्रेटर देन 1 आपका आंसर हो जाएगा। सही है। देखो इसमें एक छोटा सा ही क्लू है, वो है ये, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है। मैंने आपको सिखाया था किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए केपी की जो यूनिट होती है वो होती है एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। बस ये इसमें हिडन इंफॉर्मेशन है
जो आपको ढूंढनी आनी चाहिए। बाकी तो देखो केसी निकालना है तो केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। इसको इधर भेज दूं, देखो केसी के लिए बन जाएगी केपी इंटू आर टी होल स्क्वायर। तो केपी आपको दिया हुआ है 1/9 इंटू 10 टू द पावर -2, आर की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर है 540, तो 1/9 इंटू 10 टू पावर -2, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, आंसर आ गया 16/9। वो जो ढूंढना था वो छुपा रखा था इसने। चलो आगे। बताओ डेल्टा एन जी कितना, 1/2 प्लस 3/2 माइनस 4/2 इज 2, 2 - 1 इज 1। तो केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना है 800 की पावर 1। कितना टाइम कैसे लग गया फिर इसमें। चलिए, तो ये बात बेसिक्स की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे अलग अलग रिएक्शंस के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, बाकी सारी चीज़ें जो भी अपने छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, केपी और केसी में रिलेशन क्या है। अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं राइटिंग या कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम केपी लिखना सीखेंगे, केसी लिखना सीखेंगे, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मोल मेथड, क्या होता है मोल मेथड, और एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो आओ पहले तो मोल मेथड से मिलते हैं, ठीक है। मोल मेथड में भी हम रिएक्शन लेकर चल रहे हैं, इससे आप सब समझ जाओगे, फिर बाकी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शंस विद डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। वो रिएक्शन जिनका डेल्टा एन जी क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपके सामने ये रिएक्शन है, 2HI गैस gives what, H2 gas plus I2 gas, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम t इक्वल टू 0। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो मान लो इसके A मोल्स हैं, कितने हैं, तो ये कितना होगा 0, ये भी कितना होगा। अब हम यहाँ मोल्स में खेल रहे हैं, किस में खेल रहे हैं, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पर A में से चले जाएंगे लेट से इसके x मोल्स में, कुछ खर्च होगा, पूरा खर्च नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम आना है। तो मान लो x मोल्स गए। अब देखो शक्ल, 2 से कितना बन रहा है 1, 1 से कितना बनेगा हाफ। तो बताओ इसके x मोल से कितना बनेगा x/2 मोल्स, और ये भी कितना बनेगा x/2 मोल्स। ये काम आपको ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में करना पड़ेगा। तो जब आपको मोल्स दिए हुए हों तो इस तरह से आप क्या करोगे, पहले यहां तक पहुंचोगे। तो ये आ गए आपके पास सभी के मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब आपको इसके लिए मान लो लिखना है केसी। बताओ केसी लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, सबकी कंसंट्रेशन। केसी क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर। बोलो बनेगा। तो इनके मोल्स हैं। बताओ मोल्स से कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में हम जल्दबाजी में वॉल्यूम भूल जाते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो हम उसे डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बताओ वॉल्यूम से डिवाइड करते ही क्या बनेगा, A माइनस एक्स बाई वी। मान लो कंटेनर का वॉल्यूम V है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ये क्या बन जाएगा x अपॉन 2v, और ये भी क्या बनेगा x अपॉन 2v। बोलो समझ में आ रहा है। रखो यहाँ पे वैल्यूज। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितनी हो जाएगी, x अपॉन 2v इंटू ये भी कितना हो गया x अपॉन 2v अपॉन ये कितना हो गया A माइनस एक्स बाई वी होल स्क्वायर। देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर
अपॉन 4 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब आप देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है। बताओ डेल्टा एन जी 0 है तो इसके लिए केपी इक्वल टू क्या आना चाहिए? आना चाहिए ना। चलो चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। अब निकालते हैं केपी। तो केपी निकालने के लिए मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर। क्या चाहिए? तो देखो हमने गैसीय स्टेट में भी पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। चलिए, तो अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केपी लिखूं, केपी, तो बताओ केपी क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ H2 इनटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर। लिख सकता हूं? तो देखो ये है मोल्स सबके अलग अलग। अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स निकाल लूं तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 a माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ गए मोल्स सबके। चलिए, तो अब सबका पार्शियल प्रेशर निकालना शुरू करते हैं। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालूंगा तो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर। मान लो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर P है, कितना है? बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या बनेगा? H2 के मोल्स x बाई टू अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P। सही है? बताओ क्या H2 और I2 के मोल्स सेम है? तो अगर एक मिक्सचर में दो गैसेस के मोल्स सेम है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा? सेम। तो देखो सेम चीज यहां एप्लीकेबल होगी। हाँ, नहीं हम लिखते हैं I2 का क्या होगा? I2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू P अपॉन, बताओ HI के मोल्स A माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू P का होल। देखो P स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, x बाई टू इंटू एक्स बाई टू कितना हो गया? देखो फिर से एक्सप्रेशन x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। सेम आ रहा है? तीसरी चीज, हम इनके ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ देखो, इधर लेकर चल रहा हूं कंसंट्रेशन और इधर लेकर चल रहा हूं टाइम। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट था? HI कुछ यहां से शुरू होगा और जब तक इक्विलिब्रियम आएगा तब तक डिक्रीज होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा बताओ H2 और I2 का ग्राफ अलग अलग बनाने की जरूरत है, एक ही ग्राफ से काम चले? देखो दोनों ही कंसंट्रेशन सेम चल रही है। H2 और I2 ग्राफ 0 से शुरू होगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये ग्राफ H2 और I2 दोनों की कंसंट्रेशन को दिखा रहा है और ये ग्राफ किसकी कंसंट्रेशन को दिखा रहा है? HI की। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो हुआ कौन सा मेथड? मोल मेथड। मोल्स में डील कर रहे हैं। अब अगर हम मोल्स की जगह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करें, किसको यूज करें? उसमें क्या चेंज आएगा? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, अभी आप देखोगे। पढ़ाओ, डिस्कस करते हैं अपने सेकंड मेथड को, जो कि अपना कौन सा मेथड होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। ये क्या होती है? इट इज फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। खर्च कितना हो गया, एक रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन खर्च हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप देखें सेम वही रिएक्शन लिख रहे हैं वापस से। 2HI गैस डीकंपोज होकर क्या बना रहा है? H2 गैस प्लस I2 गैस। सही है? तो वही टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके A मोल्स हैं और मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? अल्फा। अब आप ये समझो अल्फा क्या है? रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट का कितना फ्रैक्शन खर्च हो गया। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए थे, मैं आपसे बोलूं 500 में से 2/5 खर्च हो गया, कितना? तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? कैसे निकाला आपने? आपने 500 में से क्या 2/5 को माइनस कर दिया? नहीं, आपने क्या किया? 500 में से 500 का 2/5 चला गया। सो दिस इज योर अल्फा।
समझ लो ना, आपने 500 माइनस अल्फा नहीं किया, आपने क्या किया 500 माइनस 500 इंटू अल्फा। बोले समझ में आता है? तो बताओ अगर इसकी डिग्री ऑफ एडिशन अल्फा है तो इक्विलिब्रियम पर ए में से कितना जाएगा? ए माइनस ए अल्फा। बस ये आपको लिखना ना, जिसको आप ए माइनस अल्फा मत लिख देना, ये क्या होगा? ए माइनस ए अल्फा। अब अगर आप इसको पिछले केस से कंपेयर करो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बताओ x की बराबर क्या है वैल्यू? ए अल्फा। तो अगर आप x की वैल्यू ए अल्फा यहां रख दो, x की वैल्यू ए अल्फा यहां रख दो, तो ये बन जाएगा देखो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए माइनस ए अल्फा का होल स्क्वायर। देखो ए से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? सॉरी अल्फा स्क्वायर भी आएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो दोनों सेम ही है, बस एक मोल्स में खेलता है और एक किस में खेलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये काम बहुत आता है, इसलिए अपने को इसको पढ़ना जरूरी है। अब आप देखो ये चीज अगर आपने सीख ली है तो अपना काम हो चुका है वापस से। अब मैं इसके लिए सिर्फ केपी डेराइव करूंगा क्योंकि मुझे पता है इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है। तो बताओ केपी इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो ए में से गया ए अल्फा, बताओ ये कितना बनेगा? 2 से बन रहा है, एक से बनेगा आधा, ए अल्फा से बनेगा ए अल्फा बाई 2। बताओ ये भी कितना बनेगा? चलो फिर से निकालें टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो देखो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 प्लस ए अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो टोटल मोल्स a आ गए। चलो केपी लिखना है, केपी बताओ केपी क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन प्रेशर ऑफ HI होल स्क्वायर। बताओ प्रेशर ऑफ H2 कितना? H2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, I2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर अपॉन HI के मोल्स, तो A कॉमन कर लो 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स A इंटू P और इसका होल स्क्वायर। तो देखो A से A कैंसिल, P से P का स्क्वायर, तो क्या बन गया देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा। कर सकते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से हम इन रिएक्शंस के लिए केपी और केसी लिख सकते हैं। अब ये तो वो रिएक्शन थी जिनके डेल्टा एन जी कितना है? 0। इसी तरह देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड उन रिएक्शंस की, रिएक्शंस विद डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये काम हम अब वही डिग्री ऑफ एडिशन में खेलते हैं, है ना। मोल्स की जरूरत पड़ेगी तो मोल्स में कर लेंगे। तो PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस, देखो दिख रहा है इसका डेल्टा एन जी कितना है? 2 माइनस 1 दैट इज 1, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मोल्स वाला आपको डेराइव करना है, होमवर्क है। ठीक है, हम डिग्री ऑफ एडिशन से खेलते हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो इसके मोल्स थे A, ये है 0, ये है 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर मान लो A में से कितना जाएगा? A अल्फा, ये कितना बनेगा? A अल्फा। अब हम Kp और Kc दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो इसके इनिशियल A मोल्स थे, तो बताओ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे? अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन लिखूं इक्विलिब्रियम पे, बताओ A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन V, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A अल्फा बाई V, और ये भी बोलो बनेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kc लिखूं तो बताओ Kc क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बनेगा। तो देखो A बाई V से A बाई V कैंसिल, एक A बाई V बचेगा, तो बन जाएगा A अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस। डिफरेंस दिख रहा है आपको? पिछले वाले केस में जब आपने Kp या Kc लिखा था तो वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं था, लेकिन देखो यहाँ किसका टर्म आ गया है? वॉल्यूम का टर्म आ गया। आ गया? समझ में आ रहा है? चलिए इसी के लिए Kp लिखते हैं। Kp, तो उसके लिए आप Kp लिखोगे, बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे?
A माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो ये दोनों तो कैंसिल, A कॉमन 1 प्लस अल्फा, दिख रहा है। अगर इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर P है तो बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ PCl3। बताओ PCl3 का प्रेशर कैसे निकालेंगे, PCl3 के मोल्स A अल्फा अपॉन टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P। बताओ क्या दोनों के मोल्स सेम है, तो दोनों का प्रेशर भी क्या आएगा, ठीक है। तो वही A अल्फा अपॉन टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू P डिवाइडेड बाय PCl5 के मोल्स, तो उसके मोल्स हो गए A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा। तो ध्यान से देखो A तो गया, एक 1 प्लस अल्फा P से एक P और 1 प्लस अल्फा गया, काई का स्क्वायर। अब करो मल्टीप्लाई, देखो अल्फा इंटू अल्फा क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर P, एक P बच गया, ये 1 प्लस अल्फा नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन के लिए Kp कितना बन गया, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। मतलब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो पिछले केस में जो Kp बना था उसमें कहीं पर भी P का एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन यहां पर है। देखो यहाँ Kc में किसका एक्सप्रेशन, किसका वो है, वेरिएबल है, वॉल्यूम है। बताओ अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर डबल कर दूं, इफ प्रेशर P is doubled then Kp will remain same as it depends only on temperature। आपको उत्सुकता हो गया, हाँ, चुल मचेगी, किसको डबल कर दो, प्रेशर डबल करने पर Kp डबल एक्चुअली जैसे ही प्रेशर डबल हुआ अल्फा अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, वो भी आप आगे चल के सीखोगे इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में, तब और क्लैरिटी आएगी आपको। बट अभी ध्यान रखना, इसको देखते आपको पहली आवाज ये आएगी हाँ डबल हो जाएगा, जैसे आई भी थी। प्रेशर डबल करने पर Kp डबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि Kp सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो चाहे आप प्रेशर बदलो, चाहे वॉल्यूम बदलो, चाहे आप मोल्स बदलो, Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, Pv इक्वल टू करके देख लेना, टेम्परेचर डबल करने पर प्रेशर डबल होगा, प्रेशर डबल करने पर टेम्परेचर डबल नहीं होगा, यही तो बात है। हाँ होने दो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डबल करके आप टेम्परेचर डबल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं ना, आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर जनरेट नहीं कर सकते आप प्रेशर से। आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा और कम करके आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो, प्रेशर को चेंज करके आप टेम्परेचर नहीं बदल सकते। वही तो, समझ गए, ये समझ में आ गया। चलिए अब एक छोटा सा काम दे रहा हूं मैं आपको, ऐसी एक और रिएक्शन होती है, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस। इस रिएक्शन के लिए आपको मोल मेथड एंड डिग्री ऑफ डिसीजन मेथड दोनों से Kp का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। फिर नेक्स्ट क्लास हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, और फिर कुछ और वेरिएशंस भी देखेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास, और यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।